Hello aspirants, in this particular video we will discuss about accounting. ठीक है, so यहाँ पे accounting क्या होता है, जो definition हमको given है उसके according यहाँ पे लिखा है accounting is a systematic process. ठीक है, तो first thing यहाँ पे note करने की it is a process. Okay, process of what? Process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information to the users. जो आप ये 11th में कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको तो ये डेफिनेशन वगैरह काफ़ी क्लियर होगा, तो आप एक रिवाइज कर सकते हैं या फिर ये वीडियो स्किप कर सकते हैं. एंड अदर जो हैं जो अदर बैकग्राउंड से हैं तो उनके लिए हमें एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार कि ये आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, मेजरमेंट क्या होती है एंड सो ऑन. ठीक है, सो ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है आपको एक्सप्लेन करने के लिए. तो फर्स्ट थिंग जो हमने देखी अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है. आइडेंटिफिकेशन से मेजरमेंट, मेजरमेंट से रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग से क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन से समराइजेशन एंड वहाँ से एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, देन आफ्टर कम्युनिकेशन. ओके, ठीक है, अब वन बाई वन हम देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन होता क्या है. ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, इसमें हम identification means it is related to considering all the transactions which are part of your economic activity. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है. देखो, जैसे कि काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोफेशंस में हम होते हैं टू अर्न इनकम. ठीक है, अपने लाइवलीहुड के लिए हम कुछ इनकम जनरेट करने के लिए डिफरेंट काम करते हैं. जैसे कि कुछ होते हैं बिजनेसमैन होते हैं, टीचर्स होते हैं. ठीक है, तो फॉर अ बिजनेसमैन बिजनेस इज हिज इकोनॉमिक एक्टिविटी, हिज और हर इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, तो यहाँ पे हमारे एग्जांपल में राहुल एक बिजनेसमैन है, उसकी एक ग्रोसरी स्टोर है. ठीक है, माया यहाँ पे वर्क करती है. ठीक है, राहुल इज द ओनर एंड माया यहाँ पे जस्ट एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, सो जब हम बोल रहे हैं आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन हम किस बेसिस में करते हैं वो हम देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर है, तो लेट्स से कि राहुल अभी लंच ब्रेक के लिए गया हुआ है. ठीक है, और उस टाइम में एक कस्टमर आती है. ठीक है, तो ये कस्टमर 1 है, कस्टमर 2 एंड कस्टमर 3. कस्टमर 2 आती है लंच ब्रेक के टाइम में, राहुल शॉप में प्रेजेंट है नहीं. ठीक है, तो माया से वो सामान परचेज करता है, माया को पेमेंट करता है एंड चला जाता है. ठीक है, तो जब राहुल आएगा तो वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा उस ट्रांजेक्शन को, उसको कैसे पता चलेगा कि कोई ट्रांजेक्शन हुआ है. सामान उसके पास से कम हुआ लेकिन डेली बेसिस में हम ये चेक तो नहीं करते. ठीक है, तो उसको पता चलेगा ये इस बिल्स के बेसिस पे. ठीक है, ये कस्टमर 1 का बिल है, कस्टमर 2 एंड कस्टमर 3. ठीक है, तो माया ये इस कस्टमर 2 के बिल को देख के उनको पता चल जाएगा कि एक कस्टमर आया था, उसने 2000 का सामान परचेस किया. ठीक है, और उन्होंने कैश में पेमेंट कर दी. ठीक है, तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कैसे किया किसी ट्रांजेक्शन को, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एविडेंस विच इज़ बिल्स. ओके, तो आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं बिल्स एंड रिसिप्ट के बेसिस पे. ठीक है, देन आफ्टर आता है आपका नेक्स्ट थिंग मेजरमेंट. ठीक है, मेजरिंग अ ट्रांजेक्शन. तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं सेकंड कस्टमर जो आया, अब लेट से जब राहुल वापस आता है लंच ब्रेक से तो माया उसको बताती है कि एक कस्टमर आया था और उन्होंने कुछ सामान परचेज़ किया. क्या ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है? ठीक है, इम्पॉर्टेंट है कि कस्टमर आया था, सामान कुछ उन्होंने परचेज़ किया. ठीक है, लेकिन क्या हम इसका कोई सेंस बना पा रहे हैं? हमको ये पता होना चाहिए ना कि कितना सामान उन्होंने परचेज़ किया, कितने का परचेज़ किया, कितना सामान हमने उनको दिया एंड कितना कैश हमारा, कितना जो पेमेंट है हमारे पास आया, वो हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ना. ठीक है, तो ये जो तीनों बिल्स हैं उसके बेसिस पे हमको पता चलेगा कि कितने कितने का ट्रांजेक्शन हुआ, कितने रुपीज़ का ट्रांजेक्शन हुआ, कितना सामान हमारा गया और कितना सामान कितना पैसा हमारे ग्रोसरी स्टोर में आया है. ठीक है, तो तब जाके वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा. जस्ट ये बताना कि कोई कस्टमर आया था एंड सामान हमने परचेज़ किया इतना सफिशिएंट नहीं है. ठीक है, तो ये होता है मेजरिंग. इसमें हम सारे ट्रांजेक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में देखते हैं. ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे और है, अब जब हम बोल रहे हैं कि मॉनेटरी टर्म्स में देखते हैं तो ये है कि जो अदर देन मतलब नॉन मॉनेटरी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि राहुल कोई चैरिटी वगैरह करते हैं जहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जाके कुछ काम करता है किसी गरीबों की हेल्प करना एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे.
ठीक है, क्योंकि वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। देन आफ्टर जो हम वर्क कर रहे हैं किसी के लिए, पैसे दे रहे हैं, देन अनदर मैटर है। लेकिन जब हम किसी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, एक सोशल एक्टिविटी काइंड ऑफ, तो उसमें हम उसको मेज़र नहीं कर सकते मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है, तो वो हमारी अकाउंटिंग का पार्ट नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया। एंड मेजरमेंट में एक चीज़ और आती है, लेट्स से कि राहुल जो बिजनेसमैन है वो एक्सपोर्ट करने का भी काम करता है, तो उन्होंने लेट्स से 5000 पेन एक्सपोर्ट किए, तो उनको पेमेंट रिसीव हुई फॉरेन करेंसी में, तो उसको भी हमको जिस करेंसी में आप अपनी सारी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं उस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में उसे कन्वर्ट करना होगा, दैट इज़ रुपीज़ में। तो यहाँ पे इसकी पेमेंट आई हमको फॉरेन करेंसी में, तो इसको हमको रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा कि रुपीज़ के टर्म्स में हमारे पास कितने पैसे आए, ठीक है, तो वो भी मेजरमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है। फिर आता है थर्ड थिंग होता है हमारी रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग यहाँ पे जब हम देखें तो हमारे पास ये काफ़ी सारे बिल्स हैं, यहाँ पे तो सिर्फ हमने एग्जांपल में 3 बिल्स का लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन एक जो स्टोर है, जैसे कि आप डी मार्ट के एग्जांपल ले सकते हैं, वहाँ पे n नंबर ऑफ़ पीपल आते हैं डेली बेसिस पे, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो बार बार बिल से चेक करें कि क्या ट्रांजेक्शन हुई थी एंड ऑल। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा कन्वीनियंट बनाने के लिए, और ये इट इज़ अ नेसेसिटी, ओके, तो यहाँ पे हम एक बुक में उसे नोट कर लेते हैं, जो कि हम होती है हमारी जर्नल, ठीक है। ये सारे जितने सारे बिल्स हैं वो सारे हम एक बुक में नोट कर लेंगे, तो हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा जब भी हमको रिक्वायर्ड होगा देखना कि क्या है स्टेटस, ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। लेकिन डी मार्ट, फिर नेक्स्ट आता है हमारा ये क्लासिफिकेशन, ठीक है। डी मार्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये काफ़ी मुश्किल होगा कि एक एक जो हमको डिटेल चाहिए, जैसे परचेस से रिलेटेड डिटेल चाहिए, तो बार बार हम इस बुक में जाएं, ठीक है, क्योंकि उनके ट्रांजेक्शन भी इतने सारे होते हैं, ठीक है, तो इसके लिए उनको ज़रूरत है, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है कि वो सारे ट्रांजेक्शन को एक क्लासीफाई कर दें कि कितना हमारा परचेज था, कितना हमारा सेल था, और कोई पर्टिकुलर डेटर या क्रेडिटर है तो उनके लिए भी डिफरेंट हम एक सेपरेट बुक रखें, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में क्या हम करते हैं, जर्नल से हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स में। लेजर को आप एक सेपरेट बुक की तरह समझ सकते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है, सो दैट हमको पता रहे किन से कितना पेमेंट लेना है, किन को देना है एंड ऑल, ठीक है, काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है ये। फिर उसके बाद अब सेपरेट बुक्स तो काफ़ी सारे हो गए, परचेज़ की अलग हो गई, सेल की अलग हो गई, एंड काफ़ी सारी बुक्स हमारे पास हो गई। फिर ये थोड़ा बल्कि हो गया, तो इसको हम थोड़ा समराइज़ करने के लिए समराइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और बनाते हैं ये प्रॉफिट एंड फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है, इस पर्टिकुलर बुक से जितनी जिसकी भी डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, सारा हम एक जगह पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी हमारी अकाउंटिंग पीरियड का एंड है वहाँ पे हम एक समरी बना लेते हैं कि क्या है ट्रांजेक्शन, एंड इन समरी के बेसिस पे हम बनाते हैं P&L, और दूसरा हम बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा जितना भी हमको एक्सपेंसेस है और जितनी भी इनकम है वो सारी पता चल जाती है, और बैलेंस शीट से हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ कितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अभी प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ें हमको डिटेल्स इससे पता चल जाती है, ठीक है। तो ये सारा आता है समराइजिंग एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। देन आफ्टर आता है इंटरप्रिटेशन हमने जो डेफिनेशन में देखा उसके साथ एक और वर्ड एसोसिएटेड है जो कि है एनालिसिस, ठीक है। ये सारी ट्रांजेक्शन हमने कर ली, लेकिन अब जब हम स्टेक होल्डर्स को ये इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी बुक्स वगैरह तो हम दिखाएंगे, लेकिन उनको इस तरीके से प्रेजेंट करना है, क्योंकि काफ़ी सारे शेयर होल्डर ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये बिजनेस वगैरह का उतना आइडिया ना हो, उन्होंने जस्ट इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, तो उनको हमको इस लैंग्वेज में समझाना है कि उनको भी इजीली समझ आए ये सारी चीज़ें कि क्या है क्या नहीं। फॉर एग्जांपल राहुल की ग्रॉसरी स्टोर में इतना हमने जो प्रोसेस किया राहुल की ग्रॉसरी स्टोर का, तो वहाँ पे लेट्स से कि उनके पास जो राइस है उसका सेल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि किस में हमको बेनिफिट हो रहा है और किस में हमको लॉस हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि राइस की सेल यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, या फिर क्या चीज़ हमारे लिए लॉस मेकिंग है, या फिर जिस भी टाइप की एक्टिविटी हुई, ये फाइनल अकाउंट्स के बेसिस पे ये एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करेंगे कि फ्यूचर टाइम में लेट से हम 2023 की बात करें तो 2024 के लिए हम थोड़ी बहुत प्रेडिक्शंस इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं कि क्या होने वाला है रिजल्ट, अगर किस चीज़ में हम फोकस करें तो हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मतलब ये कंक्लूड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ये सारी चीज़ें हम देते हैं किनको, स्टेक होल्डर्स को, ठीक है।
तो यहाँ पे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं इसके बेसिस पे डिसीजंस फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे शेयर होल्डर्स देखते हैं कि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, तो वो फिर से इस ग्रोसरी स्टोर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ठीक है, तो ऐसा ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, ये है सारा अकाउंटिंग का प्रोसेस, फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन टू मेजरमेंट, मेजरमेंट टू recording, recording to classification, classification to summarization, then after analysis, interpretation and communication। ठीक है, तो ये है सारी हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो हम नेक्स्ट वीडियो से अब देखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग की कॉस्ट जो CMA फाउंडेशन का आपका सिलेबस है वो अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।